अब सिर्फ आज का दिन और आज की रात की बात थी। उसके बाद आशना को किसी और के किरदार में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सिंड्रेला की कहानी समाप्त होने वाली थी, लेकिन देखना यह था कि आशना के जाने के बाद गर्वित की जिंदगी में क्या मोड़ आने वाला था। आशना की यह हमेशा की आदत थी। सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले उसकी नजर बैठक कक्ष में जाती ही थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही आशना सीढ़ियों के पास पहुंची और कुछ कदम नीचे की तरफ बढ़ाए, उसने देखा कि महारानी माधुरी सोफे पर इस तरह आराम से बैठी थी जैसे ये उसी का घर हो, और आशना को देखकर अपने हाथ हिला रही थी। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए माधुरी ने आशना से कहा, बहन संजना, तुम उठ गई? आशना ने माधुरी की बात का जवाब अपनी अनोखी मुस्कुराहट के साथ दिया था। आशना के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे और वो चुपचाप रेलिंग पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। बैठक कक्ष में पहुंचने के बाद आशना माधुरी के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई थी। सर्दी का मौसम था और ठंडी ठंडी हवाओं ने बैठक कक्ष को बर्फीला तूफानी बना रखा था। आज मौसम बार बार बिगड़ रहा था। हल्के हल्के बादल आसमान में छाए हुए थे और बूंदाबांदी के संकेत दे रहे थे। नौकर गोपाल ने जब देखा कि आशना ने अपने ऊपर कोई स्वेटर या जैकेट नहीं पहना है, तो उसे वापस से मिसेस गर्वित के बुखार की चिंता सताने लगी थी। नौकर गोपाल कुछ देर बाद आशना के करीब गया और उसे स्वेटर थमा दिया था। स्वेटर देने के बाद नौकर गोपाल ने आशना से पूछा, मिसेस गर्वित, क्या आपको भूख लग रही है? क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, अभी नहीं, शुक्रिया, आशना ने नौकर गोपाल से कहा। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? आशना ने नौकर गोपाल से दूसरी फरमाइश की। आशना ने पानी मांगा था, लेकिन नौकर गोपाल उसके लिए नींबू की शिकंजी बनाकर ले आया था और आशना के सामने टेबल पर रख दिया था। नौकर गोपाल के गिलास के रखने के बाद आशना ने मुड़ते हुए माधुरी की तरफ देखा और सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए बोली, तुम यहां क्यों आई हो? क्या चल रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, सबसे बड़ा वाला भाई कुछ दिन पहले फ्रांस गया था, तो तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आया। कल हम सब दादाजी के घर गए थे। तुम्हें पता है ना कि दादाजी तुम्हें कितना पसंद करते हैं। डिनर करते वक्त भी कई बार उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। वो बोल लेते कि तुम करीब 1 महीने से उनसे मिली नहीं हो। मैं यही पास में बैंक में आई थी, और जब मैंने दादाजी को बताया कि मैं तुम्हारे छोटे राजमहल से काफी पास हूं, तो उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए कुछ उपहार खरीदने को बोला। ये वो सारे खाने का सामान है जो तुम्हें पसंद है। ये बोलते हुए माधुरी ने अपनी उंगली से आशना को इशारा करते हुए उसका ध्यान सोफे के दूसरी तरफ वाली टेबल पर डालने का संकेत दिए, और जैसे ही आशना ने उस टेबल की तरफ देखा तो उसे वहां पर खूब सारे उपहार ही उपहार के बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे। संजना और माधुरी के बीच रिश्ते शुरू से ही खराब रहे थे, इसलिए ये सोचते हुए आशना को चीजें इतनी आसान नहीं लग रही थी, और खासकर माधुरी का यहां आने का कारण जानकर आशना को थोड़ी गड़बड़ी का एहसास होने लगा था। खैर, आशना ये नहीं जानती थी कि माधुरी का यहां आने का असल मकसद क्या था और वो क्या करना चाहती थी, या यूं कहें कि क्या दिखाना चाहती थी। लेकिन एक वक्त पर आशना सिर्फ एक ही काम कर सकती थी, इसलिए सबसे पहले आशना ने नौकर गोपाल द्वारा लाए शिकंजी का ग्लास उठाया और उसे थोड़ा पीने के बाद माधुरी की तरफ देखते हुए शुक्रिया कहा। आर यू वेलकम? ये कहते हुए अचानक माधुरी को कुछ याद आया। अपने हाथ में पकड़े अदरक वाली चाय के कप को टेबल पर रखते हुए माधुरी खड़ी हुई और उन उपहारों वाले बॉक्सेस की तरफ बढ़ी। थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद माधुरी अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर वापस सोफे पर आई और बैठते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन संजना, मैं तो तुम्हें इसके बारे में बताना ही भूल गई। ये तोहफा ना मेरा भाई तुम्हारे लिए लाया है। माधुरी ने उस बॉक्स को खोलते खोलते कहा, इसमें एक खूबसूरत नेकलेस है, लेटेस्ट डिजाइन का, वो भी स्वारोस्की का। माधुरी ने उस बॉक्स में से नेकलेस बाहर निकाला और उसे देखती रही। अपनी गर्दन को हल्का सा मोड़ते हुए माधुरी ने दोस्ताने अंदाज में आशना की तरफ देखकर एक मुस्कान को अपने चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूं इसे पहनाने में। नहीं, शुक्रिया, आशना ने माधुरी को मना कर दिया, क्योंकि यह तोहफा संजना के लिए था, आशना के लिए नहीं। अरे क्या नहीं, पहनकर तो देखो। ये कहते हुए माधुरी सीधा आशना के पीछे पहुंच गई थी और उसके बालों को हटाते हुए और उसकी गर्दन को छूते हुए उस नेकलेस को
उसकी गर्दन में डालते डालते बोली, बहन संजना, ज्यादा हिलो मत। ये कहते हुए माधुरी ने आशना के बाईं तरफ वाले बाल जो उसके कान को छुपा रहे थे उन्हें ऊपर किया और नेकलेस को पहनाते पहनाते उसकी नजर आशना के बाएं कान पर थी। चूंकि माधुरी का पूरा ध्यान आशना के कान पर था, इसलिए अभी तक वो आशना के गले में नेकलेस नहीं डाल पाई थी, या यूं कहें कि नेकलेस उसके गले में डल तो गया था, लेकिन पीछे से अभी तक उसका हुक खुला हुआ ही था। जब बहुत देर तक माधुरी नेकलेस का हुक नहीं लगाया तो आशना ने माधुरी से कहा, क्या हुआ नहीं क्या अभी तक तुम्हारा? बस 1 मिनट। जैसे ही माधुरी ने यह कहा, उसकी नजर वापस से आशना के बाएं कान पर थी, जैसे मानो वो कुछ विशेष देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद माधुरी ने नेकलेस का हुक लगा दिया और उसके बाद अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए वो वापस अपनी जगह पर आ गई, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। आशना को देखते हुए बोली, बहन, ये नेकलेस तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आशना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो खूबसूरत लग रही थी या नहीं। हालांकि माधुरी के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद आशना ने भी मुस्कुराते हुए उसे शुक्रिया कह दिया। शुक्रिया के तुरंत बाद ही आशना ने अपने गले से उस नेकलेस को निकाला और वापस से उसी बॉक्स में डाल दिया था। ये करते हुए आशना का ध्यान माधुरी पर गया, जिसकी नजरें टीवी स्क्रीन पर थी और उसके चेहरे पर उसकी आंखों में उत्सुकता के भाव दिखाई दे रहे थे। अब वो क्या सोच रही है? आशना ने मन ही मन सोचा। आशना को कुछ तो अजीब लग रहा था और अपने दिमाग में आशना ये निर्धारित कर चुकी थी कि भले ही कुछ भी हो, माधुरी के दिमाग में कोई तो खुराफाती आइडिया चल ही रहा होगा, जिससे वो उसके लिए और परेशानी खड़ी कर सके। हालांकि आशना ने सोचा नहीं था, लेकिन माधुरी ने अपनी गर्दन घुमाते हुए आशना को देखते हुए कहा, चलो बहन, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, अब मुझे चलना चाहिए, मैं तो बस उपहार देने ही आई थी। माधुरी का अचानक से आना और अचानक से निकल जाना आशना को कुछ तो खटक रहा था। माधुरी ऐसा करती नहीं थी जब तक आशना के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे, लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा था और आशना भी अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी। लेकिन आशना ने अपने दिमाग में इतना ज्यादा जोर नहीं डाला और मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो वैसे भी कल छोटे राजमहल को अलविदा कहना है, तो संजना और माधुरी की दुश्मनी के लिए मैं क्यों परेशान हूं? अब कल तो वैसे भी संजना यहां आ जाएगी, अपने काम को वो खुद ही संभाले, मुझे क्या करना? ये सोचते हुए आशना ने अपने मुंह से माधुरी को अलविदा कहने के लिए कोई भी शब्द बाहर नहीं निकाले। नौकर गोपाल माधुरी को दरवाजे तक छोड़कर वापस के घर के कामों में लग गया था। जैसे ही माधुरी छोटे राजमहल से बाहर निकली, उसके चेहरे पर असीम खुशी थी, जैसे मानो उसे छोटे राजमहल आकर अरबों और खरबों की लॉटरी लग गई हो। माधुरी इतनी उत्सुक थी कि जब उसने अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल फोन बाहर निकाला और उसकी उंगलियां कांप रही थी, तुरंत ही उसने अपना व्हाट्सएप खोला और गौतम की चैट को खोलने के बाद कुछ शब्द लिखने लगी। गौतम, हेलो, कैसे हो? अभी तक गौतम ने माधुरी का वो पहला मैसेज देखा भी नहीं था कि तभी माधुरी ने उसे दूसरा मैसेज भी भेज दिया था। पिछली बार जब मैंने तुमसे संपर्क किया था तब एक और बात थी जो मैं तुम्हें बता नहीं पाई थी, क्योंकि तब मैं खुद इतनी पक्की नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से मैंने अपना पूरा ध्यान उस बात पर लगाए रखा है और तब मुझे एहसास हुआ कि जितना मैंने सोचा था वो बात उससे कहीं गुना ज्यादा भयानक निकली। माधुरी 2 मैसेज भेज चुकी थी, लेकिन गौतम का अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। उसके बावजूद माधुरी ने तीसरे मैसेज की भी पहल कर दी थी, जब उसने लिखा, ये बात भी गर्वित जीजू से जुड़ी हुई है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मुझे नहीं पता कि मैं कहां से शुरुआत करूं। मेरी बहन संजना जो अभी छोटे राजमहल में गर्वित जीजू के साथ रह रही है, वो असली संजना नहीं है, क्योंकि असली संजना के बाएं कान के पीछे चोट का निशान है। माधुरी कल पूरी रात इस बारे में सोच रही थी कि क्या संजना के बाएं कान के पीछे कोई छोटा निशान है या नहीं, लेकिन माधुरी को बहुत अच्छे से याद था कि संजना के बाएं कान पर चोट का निशान है, क्योंकि बचपन में खेलते खेलते माधुरी ने संजना को धक्का दे दिया था, जिससे उसके बाएं कान पे पीछे चोट आ गई थी और उसका निशान माधुरी को अब तक याद था। जो महिला गर्वित के साथ छोटे राजमहल में रह रही है, उसकी शक्ल तो संजना जैसी है, लेकिन उसके बाएं कान के पीछे चोट का कोई निशान तो नहीं है, बल्कि उसका कान तो एकदम कोमल और साफ था। इसका मतलब
असली संजना गौरी गुप्ता के साथ थी और उन दोनों ने ही नकली संजना को गर्वित के साथ छोटे राजमहल में रहने का बंदोबस्त किया है। हाँ, अगर ये बात गर्वित को पता चल गई कि उसे धोखे में रखा है और झूठ बोला है तो क्या होगा? जैसे ही माधुरी के दिमाग में ये विचार आया, वैसे ही उसको अपने सामने संजना लाश के दृश्य में दिखाई देने लगी थी। माधुरी इतना ज्यादा उत्सुक हो गई कि उसने वापस से गौतम को अपने बेस्ट लॉजिक के साथ समझाने में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया था। असली संजना को कहीं से नकली संजना मिली। अब दो संजना है। हाँ, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं तुम्हें दिखाने के लिए। अगर कम शब्दों में कहूं तो गर्वित जीजू के साथ धोखा हुआ है। माधुरी ने गौतम को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। गौतम, तुम जब भी मेरा मैसेज पढ़ो ना, प्लीज मुझे जवाब देना। हम मिलकर बात करते हैं और मैं तुम्हें हर चीज विस्तार से समझा सकती हूं। क्या ख्याल है? गौतम को आखिरी मैसेज करने के बाद माधुरी ने अपना फोन रखा और अपने हाथ अपने छाती पर ले गई। अपनी छाती को रगड़ते हुए माधुरी ने लंबी लंबी सांसें ली और अपने आप को शांत करने के बाद वापस से अपनी कार को स्टार्ट करते हुए सड़क पर निकल चुकी थी। माधुरी ने अभी 2 सिग्नल ही क्रॉस किए थे कि तभी उसका फोन बजा। माधुरी के मन में गौतम के मैसेज को पढ़ने की एक अजीब उत्सुकता थी। भले ही माधुरी ये नहीं जानती थी कि उसे मैसेज किसने किया, लेकिन उसके दिमाग में अभी असली संजना, नकली संजना और गौतम घूम रहा था। बिना किसी झिझक के सड़क के बीचों बीच अपनी कार पर ब्रेक लगाते हुए माधुरी ने कार को रोका और अपना फोन हाथ में लिया। गौतम का जवाब आया था, जिसमें लिखा था, हाँ मिल सकते हैं, लेकिन मैं अभी शहर से थोड़ा बाहर हूं। 3 बजे से पहले शहर नहीं आ पाऊंगा। मुझे बताओ तुम कहां मिलना चाहती हो, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। गौतम माधुरी से मिलने के लिए मान गया था और ये माधुरी की सबसे पहली जीत थी। माधुरी ने जो पहले वीडियो भेजा था, उसके बाद वो गौतम का थोड़ा भरोसा जीत चुकी थी। और जब गौतम भी माधुरी से मिलने के लिए राजी था, तो माधुरी ने अपने हाथ को जोर से हिलाते हुए यस कहा। माधुरी ने तुरंत गौतम को ठीक है का मैसेज भेज दिया था। माधुरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही थी। उसका मतलब तो सिर्फ गौतम से मिलना था और अभी उसे गौतम से मिलने के लिए एक जगह को तय करना था। मन ही मन जगह को सोचते हुए जब माधुरी ने अपने मन में ठान लिया कि उसे उस जगह पर मिलना है, तो माधुरी ने गौतम को उस कैफे का एड्रेस भेज दिया था। एड्रेस भेजने के बाद भी माधुरी ने अपनी कार को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जब तक गौतम की तरफ से ठीक है का जवाब नहीं आया था। दूसरी तरफ माधुरी को बाहर तक छोड़ने के बाद नौकर गोपाल, जो बैठक कक्ष में दूसरे काम करने में व्यस्त हो गया था, जब उसकी नजर आशना पर पड़ी तो आशना की मुद्रा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले थी। वो खिड़की से बाहर झांकते हुए न जाने किन ख्यालों में बह चुकी थी। मिसेस गर्वित, क्या आपको भूख लग रही है? क्या आप नाश्ता करना चाहती हैं? क्योंकि उसके बाद आपको दवाइयां भी लेनी है। नौकर गोपाल ने आशना के ख्यालों को तोड़ते हुए उसके सामने सवालों की पेशकश कर दी थी। जैसे ही आशना के कानों में नौकर गोपाल की आवाज गई, वैसे ही आशना ने अपना होश संभाला और वर्तमान में आ गई थी। उसने नौकर गोपाल को देखते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी और गर्दन हिलाते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई। सोफे से उठने के बाद आशना के कदम सीधा भोजन कक्ष की तरफ बढ़ने लगे थे। आशना के भोजन कक्ष में आते ही नौकर गोपाल ने आशना के सामने दलिया रख दिया था। उस दलिया को अपने बाउल में हिलाते हुए आशना ने नौकर गोपाल को देखा, जो बाकी का नाश्ता लाने में व्यस्त था। आशना ने तुरंत नौकर गोपाल से पूछा, क्या तुम कल रात को आ गए थे? क्या जवाब मिलेगा आशना को? और आशना आखिर जानना क्या चाहती है? क्या आशना की मदद नौकर गोपाल ने की या गर्वित ने? क्या होगा जब गौतम और माधुरी 8 साल बाद फिर से एक दूसरे से टकराएंगे? और क्या होगा जब गर्वित को ये सब बातें पता चलेगी? क्या तब तक संजना और आशना अपना किरदार बदल चुके होंगे? क्या माधुरी की ये बात फिर से झूठ साबित हो जाएगी या फिर ये खेल इसी तरह नए नए राज खोलता रहेगा और आपको अचंभित करता रहेगा? सुनते रहिए ये प्यार नहीं